गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय स्टडी फील्ड। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसे ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है, इसे कितने विधि से हल किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, वज्र गुणन विधि से कैसे हल करेंगे और इसमें कौन कौन सी फॉर्मूलाएं यूज किया जाता है, ये सभी चीज़ें फुल कॉन्सेप्ट के साथ आज हम पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप हमारे क्लास को अटेंड कर सकिएगा। आइए पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि बहुपद क्या होता है। और बहुपद चैप्टर का हमने सारा एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन तरीका से फुल कॉन्सेप्ट के साथ पहले ही हमने हल कर चुका है, ठीक है। तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप सारे वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि बहुपद क्या होता है, फिर जानेंगे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो बहुपद जो होता है, बहुपद क्या होता है? बहुपद हम जानते हैं कि जब चर राशि घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं। बहुपद हम लोग तीन प्रकार का पढ़ा था। पहला पढ़ा था हमने रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इसे हम एक घात बहुपद भी कहते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद में क्या होता है कि इसमें चर राशि घात क्या हो, एक हो। कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे कि 5x + 4, x पे पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है? एक है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। यही से हम समझेंगे कि समीकरण क्या होता है, ठीक है। ये हो गया द्विघात बहुपद, ठीक है। और ये हो जाएगा, अगला हो जाएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में चार राशि घात कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। जैसे 5x² + 6x + 7, ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद, क्योंकि मैक्सिमम घात कितना है यहाँ पे चर राशि पे? दो है, ठीक है। यही है चर राशि, ये जो x है ये क्या है? चर राशि है, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद में मान लेते हैं यहाँ पे कि 5x³ + 7x² + 6x + 7, इसमें चार राशि घात कितना है? मैक्सिमम 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद 2 है, तो द्विघात बहुपद मैक्सिमम 1 है, तो रैखिक बहुपद, ठीक है। इसमें कितना चर राशि है? एक चर राशि है। कितना चर राशि है? एक चर राशि है। यदि यहाँ पे बराबर में कुछ भी नहीं है तो ये बहुपद क्या है? बहुपद है। लेकिन अगर हम बराबर में यहाँ 0 लिख देते हैं, कुछ ना कुछ बराबर में लिख देते हैं, तो यही हो जाता है समीकरण। ये बहुपद से क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें कितना चर राशि है? एक चर राशि है। अगर इसमें हम दो चर राशि डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? दो चर वाला। रैखिक है क्योंकि चर घात कितना है? एक है, इसलिए इसको हम रैखिक बोलते हैं। अगर ये द्विघात बहुपद है, इसके बराबर में हम 0 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। कौन सा घात समीकरण हो जाएगा? द्विघात समीकरण। अगर इसमें, क्योंकि चर राशि एक है इसलिए हम दो चर नहीं बोले हैं, एक ही चर है, लेकिन इसमें अगर हम बराबर में 0 डाल देते हैं तो ये क्या होता है? द्विघात समीकरण, जो कि हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना चर राशि है? एक चर राशि। इसमें अगर दो चर राशि डालते हैं, मान लेते 6x + 5y, ठीक है, +7, ठीक है। इसमें कितना चर राशि हो गया? दो चर राशि होना चाहिए। याद रखें कि घात जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, यानी कि रैखिक होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इसको रैखिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। और बराबर में कुछ ना कुछ, इक्वल में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब जाके ये समीकरण होगा। अगर इक्वल में नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? वो बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है ये इस टाइप से होता है कि दो गो चर राशि होना चाहिए और बराबर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब जाके होता है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम लोग जानते हैं इसका परिभाषा। आइए पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा और उसके बारे में कुछ नोट्स, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा अभी हम बताए हैं, उसी पे है कि वैसा समीकरण जिसमें दो भिन्न भिन्न चर राशि हो, यानी कि दो एक ही चर राशि हो, दो भिन्न भिन्न, अगर एक x है दूसरा y या फिर कुछ भी, दो भिन्न भिन्न चर राशि हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया है कि 3x + 6y + 7 = 0। मतलब यहाँ पे एक चर राशि है x, दूसरा चर राशि है y। कितना चर राशि है? दो चर राशि और बराबर में कुछ ना कुछ 0 है कि ना? 0 है या फिर कुछ भी हो सकता है, 7 को 7 हो जाएगा, है कि ना? तो यहाँ पे ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसका कुछ नोट्स हमने लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो पहला नोट है हमारा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक या मानक रूप क्या होता है, ठीक है। तो मानक रूप जो होता है ax + by + c = 0 होता है। मतलब x गुणाम जो होता है वो a होता है, y गुणाम जो होता है वो होता है b, और अचर पद जो होता है वो होता है c, अब बराबर में क्या होता है? 0। यही होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी बार बार पूछा जाता है। दूसरा नोट है हमारा
कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी खास करके इसी को हम लोग ऐसा ही सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का जो व्यापक रूप है वो होता है a1x, पहला समीकरण है उसमें a1 होता है b1 होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पे x गुना में क्या होता है a1, y गुना में क्या होता है b1 और अचर पद क्या होता है c1। और दूसरा जो समीकरण होता है वो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो x गुना में a2, y गुना में b2 और अचर पद होता है c2 बराबर 0, इसको हम लोग मानते हैं, ठीक है। और ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप, जो कि ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा कि समीकरण में दोनों तरफ किसी भी समान संख्या को, किसी भी जैसे समीकरण का ये बराबर का इस तरफ हो एक तरफ और ये हो गया दूसरा तरफ, मतलब दोनों तरफ समान संख्या से, किसी भी समान संख्या से, ठीक है, जोड़ने पर, कोई भी संख्या समीकरण इस साइड जोड़े चाहे इस साइड जोड़े, दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ घटाने पर, दोनों तरफ गुना करने पर तथा दोनों तरफ भाग करने पर जो है समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर किसी भी संख्या को इस साइड जोड़ते हैं तो उस साइड भी जोड़ देते हैं, दोनों साइड जोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता समीकरण पे, जो क्या कोई गलत तो नहीं होगा, नहीं ऐसा बात नहीं होगा, ठीक है। या फिर दोनों तरफ कोई संख्या घटा देंगे, या फिर दोनों तरफ किसी संख्या से गुना कर देंगे, या फिर दोनों तरफ किसी संख्या से भाग कर देंगे तो समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये होगा हमारा तीसरा पॉइंट। एक और पॉइंट है, हम आगे लिखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधि है। कितना विधि से हम हल कर सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को? 4 विधि से। पहला विधि है आलेखीय, उसी को बोला जाता है ग्राफीय या उसी को बोला जाता है ज्यामितीय विधि है, ठीक है। आपको दो को समीकरण दे दिया जाएगा, बोलेगा इसे आलेखीय या नहीं तो बोल दिया ग्राफीय या फिर बोल सकता है ज्यामितीय विधि द्वारा हल करें, ठीक है। तो ये आगे हम देखेंगे इस चारों विधि को हम आगे किस प्रकार से हल करेंगे, ये चारों विधि को हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोलेगा कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अगला है विलोपन विधि और अगला है वज्र गुणन विधि। 4 विधि से हम समीकरण को हल करते हैं, आलेखीय, ग्राफीय, ज्यामितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं आलेखीय विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का हमारा पहला विधि है ग्राफीय या आलेखीय विधि। तो आइए समझते हैं ग्राफीय या आलेखीय विधि। तो ग्राफीय या आलेखीय विधि को समझने से पहले हम कुछ ये समझेंगे ग्राफीय आलेखीय विधि में क्या सब होता है। जिस प्रकार किसी सब्जी को बनाने से पहले हम ये जानते हैं कि सब्जी में क्या सब डाला जाता है, इसी प्रकार ग्राफीय या आलेखीय विधि में समझेंगे क्या सब होता है उसमें, क्योंकि इसमें से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दो अक्षों एवं राशियों के संबंध को आलेखीय निरूपण कहते हैं। मतलब ग्राफ में जो होता है दो अक्ष होता है, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष किसे कहते हैं? ये जो है देखिए गौर से देखिए, ये पृथ्वी के समांतर है। किसके समांतर है? पृथ्वी के समांतर है। तो यानी कि पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को, क्षैतिज रेखा को जो है क्या कहते हैं हम लोग? एक्स अक्ष कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आलेख में खींची गई पृथ्वी के समांतर क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? तो एक्स अक्ष कहते हैं। एक और बात कि एक्स अक्ष को जो है भुज भी कहा जाता है। क्या कहता है? एक्स अक्ष को भुज भी कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, एक्स अक्ष को भुज भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा वाई अक्ष, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर या उदर्ग रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। तो आलेख में खींची गई ऊर्ध्वाधर या उदर्ग रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। दूसरी बात, वाई अक्ष को कोटि भी कहा जाता है। एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मूल बिंदु। यहाँ जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है यानी कि काटता है, और जहाँ जिस बिंदु पर काटता है उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। इसका भी परिभाषा हो सकता है कि आलेख में एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मूल बिंदु कहते हैं। ये सारा ऑब्जेक्टिव है एक तरह से, ठीक है। ग्राफ में चतुर्थांश का जो निर्धारण होता है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होता है। घड़ी का सुई इस दिशा में घूमती है और उसके विपरीत दिशा में जो है चतुर्थांश का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ होता है फर्स्ट होता है, ये होता है पहला प्रथम चतुर्थांश, ये होता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ग्राफ में चतुर्थांश का निर्धारण घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में किया जाता है। इस प्रकार आलेख में 4 चतुर्थांश क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ होता है। अब देखते हैं आगे। दोस्तों अगला है कि मूल बिंदु से दाईं ओर एक्स अक्ष धनात्मक एवं बाईं ओर ऋणात्मक होता है। मतलब ये जो मूल बिंदु है, ये जो एक्स अक्ष है, और मूल बिंदु से जो है दाईं ओर जो है दाईं ओर वो एक्स अक्ष का जो मान होता है वो धनात्मक होता है यानी कि प्लस में होता है, और बाईं ओर जो होता है वो ऋणात्मक होता है यानी कि माइनस में होता है, ठीक है।
अब देखिए कि मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष धनात्मक होता है और नीचे क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी कि ये जो मूल बिंदु है ये y अक्ष है, तो मूल बिंदु से ऊपर जो y अक्ष होता है वो क्या होता है, धनात्मक यानी कि प्लस में होता है, और नीचे जो होता है वो ऋणात्मक यानी कि माइनस में होता है। ठीक है, ग्राफ के निर्देशांक को लिखने के लिए पहले x अक्ष के मान को और कोमा के बाद जो है y अक्ष के मान को लिखा जाता है। यानी कि ग्राफ को जो लिखते हैं तो सबसे पहले हम किसका मान लिखते हैं, अर्थात यहाँ लिखते हैं अर्थात कि सबसे पहले x अक्ष का मान को लिखा जाता है और कोमा के बाद y अक्ष के मान को लिखा जाता है। यही होता है निर्देशांक। इस प्रकार से हमको निर्देशांक का निर्धारण किया जाता है। सब पहले x अक्ष और बाद में y अक्ष, कोमा के बाद y अक्ष। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। निर्देशांक चिन्ह देखते हैं कि प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक चिन्ह होता है वो क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, तृतीयक क्या होता है, चतुर्थ क्या होता है। हमने यहाँ भी लिख दिया है कि प्रथम चतुर्थांश का जो होता है वो प्लस प्लस चिन्ह होता है। यानी कि x का मान जो होता है वो भी प्लस में होता है और y का मान जो होता है वो भी प्लस में। x का मान प्लस में और कोमा y का मान प्लस में, यानी कि प्लस प्लस। इसका चिन्ह होता है क्या होता है, प्लस प्लस। तो हम यहाँ पे लिख दिया प्लस प्लस। अब देखते हैं द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक चिन्ह। x का मान जो होता है वो कौन सी में होता है, माइनस में होता है, और y का मान तो ऊपर में प्लस में होता है। तो x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, तो माइनस प्लस। इसका निर्देशांक चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है कि x का मान माइनस में और y का मान भी माइनस में, यानी कि माइनस माइनस। तो इसका जो निर्देशांक चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश का जो निर्देशांक चिन्ह होता है वो होता है x का मान इधर प्लस में और y का मान माइनस में। ठीक है, तो x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, तो प्लस माइनस। इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ऑब्जेक्टिव में मूल बिंदु का भी निर्देशांक चिन्ह पूछा जाता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक चिन्ह होता है x का मान भी यहाँ पे 0 होता है, y का मान भी 0 होता है, तो मतलब 0,0, तो 0,0 होता है। ये सभी चीज़ जो है हम लोग ग्राफ में यूज करते हैं और इससे जो है ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ विधि द्वारा हल कैसे करते हैं। आइए अब समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल है, जो हल वो हम ग्राफीय विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपको समीकरण दे देगा, बोलेगा कि इसका ग्राफ खींच करके जो ग्राफीय या आलेखीय विधि से हल ज्ञात करें। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछा ही जाता है। कंपलसरी है कि बोर्ड एग्जाम में एक 5 नंबर का ग्राफ, एक न एक ग्राफ पूछा जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को यहाँ पे। ठीक है, अब तो यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है यहाँ, यानी कि यहाँ ये जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्या हो गया, युग्म हो गया। ठीक है, तो हम पहला का मान लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट और दूसरा का मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो हम पहले समीकरण फर्स्ट समीकरण को जो है, पहला समीकरण को जो है हल करके जो है यहाँ पे अपना मन से x का मान रखेंगे या फिर y का मान रखेंगे और x का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से, पहले बोलने से नहीं होगा, आप समझिए। आप देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 6। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि अपने मन से जो है यहाँ पे किसी भी एक चर राशि का मान पुट करेंगे और दूसरा चर राशि का मान जो है अपने आप हमको ज्ञात होगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम उसका निर्देशांक बनाते जाएंगे और इसी का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे यदि हम y का मान रखते हैं तो y का मान अगर 1 रखते हैं, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस 2 को इस साइड भेजेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुट y बराबर 1। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर नहीं, x प्लस में है 2y, तो 2 गुना में क्या है, y का मान हम 1 रखे हैं तो 1। ठीक है, बराबर 6, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x बराबर 6 है। और ये 2 गुना 1, 2 साइड प्लस में था तो बराबर कुछ हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया हमारा, 6 में से 2 गया तो 4। तो यहाँ पे हमारा निर्देशांक हो जाएगा x पहले y बाद में, इसका निर्देशांक हो जाएगा हमारा, तो x का मान है 4 और y का मान है 1। ये हमारा हो गया निर्देशांक। ठीक है, अब देखिए हम एक कम से कम ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 निर्देशांक होना चाहिए। ठीक है, तभी हम अच्छे तरीके से ग्राफ खींच सकते हैं। बाकी ऊपर 3 4 भी निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं निकालना है तो कम से कम 2 तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखते हैं, अगेन मतलब पुनः। ठीक है, कि पुट करना है, पुट मतलब रखना होता है। y का मान क्या रहेंगे, 2 रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण क्या है हमारा, x प्लस 2y, 2 है गुना y है, y का मान क्या रखे हम, 2 रखे हैं, बराबर क्या है 6 है, तो 6 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से x प्लस 2 तो नीचे कितना 4 बराबर 6, इसे 4 के नीचे में प्लस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो x बराबर 6 माइनस में 4, तो x बराबर क्या हो गया हमारा, 6 में 4 गया 2, तो x कोमा y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 कोमा 2, x का मान 2 है ना, तो 2 कोमा y का मान क्या
क्या लिखे थे हम, 2 ही, तो 2,2 हो गया हमारा इसका निर्देशांक। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग एक चार्ट भी बनाना पड़ता है। चार्ट यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ खींचने में सहूलियत मिलता है और चार्ट बनाने से जो है कि सवाल भी देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे x का मान, इसमें लिखेंगे y का मान। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम x का मान क्या निकला 4, यदि y का मान हम 1 रखे हैं तो x का मान क्या है 4 आया है। ठीक है, 1,4। ठीक है, दूसरा हम x का मान y का मान 2 रखे हैं तो x का मान भी क्या है 2 आया, तो x का मान भी 2 और y का मान भी 2। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से। कौन सी समीकरण, 1 से तो लिख लिया यहाँ पे, अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 से। ठीक है, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। दोनों ग्राफ एक साथ खींच लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है कि 3x + y = 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम y का मान रखेंगे तो y का मान को साइड भेजेंगे, फिर गुना में 3x गुना में 3 है उसको भी बराबर को साइड भेजेंगे, तो थोड़ा सा लफड़ा जाता है कि बट्टे में भागा देने पर बट्टे जो y का मान जो है बट्टे में ना जाए। इसलिए क्या करेंगे हम 3x को ही साइड भेजते हैं, डायरेक्ट y का मान आ जाएगा। x का मान रखेंगे y का मान डायरेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए y बराबर हम लिख सकते हैं 9, इस प्लस में 3 इस साइड आएगा, माइनस में 3x। ठीक है, तो x का मान रखेंगे y का मान आ जाएगा। तो अब लिखते हैं पुट x का मान, कुछ भी रख सकते हैं जिस हिसाब से आपको सहूलियत मिले कि छोटा छोटा मान निकालने के लिए, तो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ हम x का मान क्या रखते हैं, सबसे पहले 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस में 3 है गुना में x का मान 1 रखे तो 1 लिख देंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा कि 9 माइनस 3 1 3, तो y बराबर 9 में 3 गया 6। ठीक है, हम लिखते हैं अगेन, एक बार और पुट करते हैं। ठीक है, अगेन पुट x बराबर 2। ठीक है, तो y बराबर क्या है हमारा 9 माइनस 3x, x का मान हम 2 रखें 2, तो y बराबर क्या जाएगा 9 माइनस 3 दूनी 6, तो y बराबर क्या जाएगा 9 में 6 हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम निर्देशांक भी बना लेते हैं कि x, y बराबर निर्देशांक हमारा क्या बनेगा, तो x का मान हम 1 रखे थे तो y का मान आया है 6, और यहाँ x का मान कितना रखे थे हम, x का मान रखे थे हम 2, तो y का मान आया है 3। ये हमारा निर्देशांक हो गया। यहाँ पे हम एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, x का मान सबसे पहले क्या रखे थे हम 1 रखे थे तो y का मान आया 6, यहाँ x का मान 2 रखे तो y का मान आया 3। ठीक है, अब हम यहाँ ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए आप सादा कॉपी पे बना सकते हैं, लाइनदार कॉपी पे, लेकिन एग्जाम में जो है ग्राफ कॉपी दिया जाता है अलग से, तो हम एक ग्राफ कॉपी यहाँ पे बना लेते हैं सबसे पहले बोर्ड पे ही, तब आपको बताएंगे कैसे ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बोर्ड पे हमने एक ग्राफ कॉपी बना लिया है, और आपके पास भी ऐसा ही ग्राफ कॉपी होता है, और बोर्ड एग्जाम में भी जो है ऐसा ही ग्राफ कॉपी दिया जाता है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो ग्राफ कॉपी में जो क्या होता है कि इसमें पतला पतला लाइन बीच में और होता है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हमने नहीं दिया है क्योंकि हम उतना नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है कि ऐसे जो क्षैतिज है वो होता है x अक्ष के लिए। ठीक है, और ऐसे जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो होता है y अक्ष के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए हम बताते हैं कि यहाँ पे x और y का जो मान को देखते हुए हम ग्राफ का जो है x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे, कहीं भी खींच सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे तो हमको x और y का मान कहीं भी निगेटिव में नहीं है, सिर्फ प्लस में है, पॉजिटिव में है। ठीक है, प्लस वाला मान है तो निगेटिव वाला मान को ज़्यादा हम अथी नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और y का मान जो है मैक्सिमम 6 है और x का मान मैक्सिमम क्या है 4, ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो हम x अक्ष को जो है यहाँ पे खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो ये मोटा वाला है ना इसी पे खींचना है। ठीक है, यहाँ पे से। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताते हैं, ऐसे हम यहाँ पे x अक्ष खींच लिए। ठीक है, ज़्यादा यहाँ से हटा के नहीं खींचना है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा x अक्ष। कौन सा अक्ष हो गया ये हमारा y अक्ष, स्केल से नहीं खींचने इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो सकता है x अक्ष, और ऐसे हम यहाँ पे खींच लेते हैं y अक्ष। कौन सा अक्ष, y अक्ष। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा y अक्ष। ओहो टेढ़ा हो चौड़ा, कोई बात नहीं, आप लोग स्केल दे के खींचेगा जिससे सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा y अक्ष। ठीक है, और जहाँ पे काटा वो क्या होगा हमारा मूल बिंदु, तो ये हमारा x हो गया प्लस वाला x, और ये x डैश क्योंकि इधर माइनस होता है, ये हमारा y डैश हो गया, और ये हमारा y हो गया बिंदास। इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, ये कि कहाँ पे लाइन है इसको नहीं देखना। ठीक है, अब यहाँ पे मूल बिंदु से दाएं तरफ x का मान कौन सी होता है प्लस में, तो ये जहाँ जहाँ पे काटा है वहाँ पे जो है मान लिख देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी हमको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ये इधर जगह x का मान जो है माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है,
जो कि हमने बताया कि x का मान जो है मूल बिंदु से दाएं तरफ प्लस होता है और मूल बिंदु से बाएं तरफ क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो y का मान होता है धनात्मक, यानी कि प्लस में होता है, और मूल बिंदु से नीचे जो है y का मान जो होता है ऋणात्मक, यानी कि माइनस में होता है। ठीक है, तो इधर y का मान कितने में जाएगा, प्लस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इधर जो है कि y का मान कौन सी में होगा, माइनस में। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ज़्यादा नहीं बढ़ाना क्योंकि y का मान माइनस में है ही नहीं अभी। ठीक है, इस तरह से हमारा x अक्ष और y अक्ष रेडी हो गया बन के। अब देखिए यहाँ पे हमको मान रखना है। पहले हम समीकरण 1 का ग्राफ खींच लेते हैं, फिर समीकरण 2 का ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे जो है x का मान 4 है, y का मान 1 है, यानी कि x का मान 4 लेना है, y का मान 1। 4 को इधर ऊपर की तरफ जाइए तो यहाँ आ रहा है, इस मान ये लाइन है, और x का मान ये है। देखिए तो नहीं, y का मान जो है 1 है वो यहाँ इस लाइन पे ये वाला लाइन में जा रहा है, और x का मान जो 4 है ये इस तरह से। ठीक है, तो दोनों का जो लाइन है यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 4 ऊपर की तरफ x का मान और y का मान 1 जो है इधर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ निर्देशांक 4,1 4,1। तो हम यहाँ लिखते 4,1, ये हो गया 4,1। दूसरा निर्देशांक हमारा 2,2, तो x का मान भी 2 और y का मान भी 2 यहाँ पे मिल रहा है। देखिए x का मान 2 ऊपर की तरफ, y का मान 2 इधर की तरफ, इस बिंदु मिल रहा है, तो ये हमारा निर्देशांक हो जाएगा 2,2। अब दोनों बिंदु को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो हम हाथ से ही मिला रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बताते हैं कि इस प्रकार से ये मिल जाएगा। ये हमारा हो गया ग्राफ। ठीक है, इस प्रकार से आप स्केल खींचे सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ। ठीक है, ये किस समीकरण का है, तो समीकरण फर्स्ट का जो है x + 2y = 6 का है, इसका समीकरण। तो यहाँ लिख देंगे कि ये किसका समीकरण है, x + 2y = 6, यानी कि फर्स्ट समीकरण का ग्राफ है। ठीक है, लिख दिया। अब हम दूसरा समीकरण ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा समीकरण ग्राफ है, ये सारणी है। तो सारणी क्या है कि x का मान 1 है, y का मान 6 है, यानी कि x का मान 1 ये वाला लाइन और y का मान 6 कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। तो ये हमारा हो गया 1,6 निर्देशांक। ठीक है, अब देखिए 2,3 तो ये x का मान 2 और यहाँ पे y का मान 3 यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये हमारा हो गया 2,3। ठीक है, ये निर्देशांक। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। इस तरीका से स्केल दे करके मिलाना है आप लोग को। ठीक है, इस तरीका से जो मिलेगा। ठीक है ना, समझ गए। ये हमारा किसका हो गया, तो ये हमारा जो समीकरण है यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से कि 3x + y = 9 का ये ग्राफ है। 3x + y = 9 का ग्राफ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये समीकरण 2 है, लिख देते हैं। अब यहाँ से हल कैसे निकला, तो देखिए ये दोनों समीकरण का जो ग्राफ है जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वही समीकरण का जो है हल होता है। तो देखिए यहाँ पे हमको लग रहा है कि ये समीकरण जो प्रतिच्छेद होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, होता है यहाँ पे कि थोड़ा सा हाथ से खींचा टेढ़ा तो हो ही जाता है। तो हमको लगता है यहाँ पे ये x का मान 3 और y का मान 1 यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, 1 की सीमाने में है और x का मान 3 सीमाने में, मतलब यानी कि x का मान 3 और y का मान कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ये कौन सा बिंदु मिल रहा है, इस बिंदु को हम मान लेते हैं P या फिर कुछ भी मान लेते हैं। और ये कौन सा बिंदु मिल रहा है, तो x का मान है 3, y का मान है 1, यानी कि x का मान जो यहाँ पे हमारा जो हल निकलेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हल, यानी कि x = 3 और y = हमारा 1, इसी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम ग्राफ खींचते हैं। तो दोस्तों आप लोग को उम्मीद करता हूँ ग्राफ समझ में आया होगा, और अगर आपको ग्राफ समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और आगे देखते हैं हम लोग, अगला विधि है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आइए अब हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, तीनों विधि से देखते हैं किस प्रकार से समीकरण को जो है हल किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, फिर देखेंगे विलोपन विधि और फिर देखेंगे हम वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि सब में सेम समीकरण लिखा है हमने कि यहाँ भी वही समीकरण है, यहाँ भी वही समीकरण है, यहाँ भी वही समीकरण है। तीनों विधि से हल करेंगे। देखिए तीनों का जो हल होगा, आंसर होगा सेम होगा। देखिए यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे जो है 2 समीकरण दिया है, हम दोनों समीकरण को जो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि मतलब नाम से भी स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो है प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित क्या करना है, देखिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, फर्स्ट समीकरण, ये समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या करना है कि हम किसी भी एक समीकरण से जो है कि किसी भी वेरिएबल को
मान निकालना है, मान तो नहीं निकलेगा, लेकिन समीकरण के रूप में ही जो है किसी भी एक वेरिएबल मतलब किसी भी एक चर राशि का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, किसी से भी, तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है कि 2x + y = 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y को इस साइड रहने देंगे बराबर इस साइड, बाकी सबको साइड भेज देंगे। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 पहले से है, ये 2x प्लस में से जाएगा माइनस में 2x। देखिए यहाँ पे y बराबर निकल रहा है मान, इसको हम लिख लेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 या y का मान समीकरण y का मान निकल रहा है। ठीक है कि नहीं। अब देखिए क्या करना है हमको, समीकरण 3 किस समीकरण से निकाले, समीकरण 1 से निकाले, समीकरण 2 से निकाले। समीकरण 1 से निकाले है ना, तो समीकरण 3 का जो मान जो है जिससे निकाले हैं उसको छोड़ करके जिस दूसरे समीकरण में जो समीकरण 3 का मान जो है पुट करना है, यानी कि y बराबर जो 5 - 2x है वो पुट करना है। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण कौन सी में, एक को छोड़ के दूसरा में, ठीक है, 2 में रखने पर, कौन सी करने पर, रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है कि 3x, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, कि 3x + 2y = 8 है ना। तो समीकरण 3 का मान y बराबर क्या दिया हुआ है, 5 - 2x। तो यहाँ 3x का 3x हो जाएगा, प्लस 2 गुना y का मान क्या है, 5 - 2x, ये रख दिए, बराबर में 8 है, बराबर में 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3x प्लस समीकरण 3 का मान कहाँ रखे, समीकरण 2 में, जिससे निकाले उसमें नहीं रखना है, जिससे नहीं निकाले उसमें रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y बराबर निकला था 5 - 2x, तो यही y का, जहाँ पे y है वहाँ लिखे हैं 5 - 2x, यहाँ पे y है, y की जगह लिखे हैं 5 - 2x लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 2 गुना में है, दोनों में गुना होगा 2 से, तो 2 गुना 5, 5 दूनी 10, माइनस 2 दूनी 4, x तो x, ठीक है, बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ 3x माइनस में 4x है कि नहीं है, तो माइनस में 4x यहाँ लिख दिया, बराबर में 8, इस 10 प्लस में 10 जाएगा माइनस में 10। ठीक है, तो 3 में से x में से 4x जाएगा, यानी कि 4x में 3x तो x बचा, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, बराबर 8 में से 10 गया 2, बराबर माइनस लगा तो इसलिए माइनस कट जाएगा, तो x आ जाएगा हमारा 2। x का मान तो आ गया 2। अब x का मान क्या रखेंगे, हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे, यहाँ पे x का मान रखेंगे डायरेक्ट, तो y का मान आ जाएगा, ठीक है। चलेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है कि y बराबर, समीकरण 2 नहीं, x का मान जो समीकरण 3 में रखना, कहाँ रखना है, समीकरण 3, तो समीकरण 3 में रखना। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, y बराबर 5 - 2x। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 2 गुना x का मान क्या है, x का मान अभी हम निकाले हैं 2, तो 2 रख देंगे, 2 दूनी 4, तो y बराबर 5 - 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 5 में 4 गया 1, यानी कि अतः यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः x का मान आया हमारा 2 और y का मान क्या है हमारा 1। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, एक बार हम फिर से बताते हैं कि समीकरण 2 है, किसी भी एक समीकरण से जो है किसी भी एक चर राशि का मान नहीं निकालना है, उसके बराबर जो है एक इक्वेशन निकाल लेना। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से ही निकाले हैं, तो समीकरण 1 क्या है, 2x + y = 5 है, तो यहाँ से क्या किया हम 2x उस साइड भेज दिए, तो 5 पहले से है, माइनस में आ गया 2x, ये हो गया हमारा, हम इसको मान लिया समीकरण 3। अब क्या करना है, समीकरण 3 का मान जो है हमको समीकरण 2 में रखना है, 1 से निकाले तो समीकरण 3, उसी में नहीं रखना, समीकरण दूसरा में जो है दूसरा समीकरण में रखना है। ठीक है, अब तक यहाँ पे समीकरण दूसरा जो है ये है, यहाँ पे जो y का मान यहाँ से जो हम यहाँ पे रख दिए हैं, y का मान है 5 - 2x, तो यही 5 - 2x रख दिया है, यहाँ से जो हम गुना करके जो यहाँ से हम x का मान निकालें। ठीक है, अब x का मान जो है यहाँ समीकरण 3 में हम यहाँ रख देंगे, तो हमारा y का मान आ गया। हर एक इक्वेशन में जो है सेम तरीका लागू होगा। ठीक है, अब हम इसी समीकरण को जो है विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन मतलब होता है कि विलुप्त करना, क्या करना, विलुप्त करना। ये समीकरण 1 है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, किसी भी तरीका से जो यहाँ से क्या करना है हमको, किसी भी एक चर राशि वाले मान को जो है हमको विलुप्त कर देना है। क्या करना है, जैसे यहाँ पे x है तो x वाला भाग को हमको हटा देना, विलुप्त कर देना, जैसे हटाएं, और यहाँ पे y वाला है, या तो y वाले को या तो x वाले को हमको हटाना है, विलुप्त करना है। ठीक है, तो करना क्या है हमको, विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम घटाएंगे, या तो समीकरण 1 में से 2 घटाना है या 2 में से 1 घटाना है। घटाएंगे तो 0 होगा तभी तो घटेगा। देखिए यहाँ पे 2x यहाँ पे 3x घट के तो कुछ ना कुछ बच्चे जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, किसी भी
या तो अगर y वाला लेंगे तो y वाला, या तो x वाला लेंगे तो x वाला। मान लेते हैं हम कि y वाला ही को हटाना है। किसको हटाना है? y वाले को हटाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए y गुना में क्या है? 1 है, यहाँ पे y गुना में 2 है। इसके गुणांक से या फिर x वाले को ही हटा देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे x गुना में क्या है? 2 है, यहाँ पे क्या है? 3 है। इसके गुणांक से जो इसके समीकरण 1 में गुना कर देंगे। समीकरण 1 में किससे गुना कर दिया? 3 से। और इसके गुना में क्या है? 2 है, तो 2 से हम समीकरण 2 में गुना कर दिए, ठीक है। इस नीचे वाला से ऊपर वाला में गुना कर देना x के गुणांक में जो है, और x गुना में जो ऊपर वाला में है उसको नीचे से हम पूरा सभी बराबर के साइड भी गुना कर देंगे। हम पहले ही बताए थे कि समीकरण में दोनों तरफ जोड़ने घटाने, किसी भी समान संख्या से जोड़ने घटाने या गुना या भाग करने पर जो समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए गुना करने पर क्या आता है कि 3 गुना 2, 3 दूनी 6x प्लस 3 गुना y, 3y बराबर 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। अब तो यहाँ से गुना करते हैं 2 तिया 6x, 2 दूनी 4y बराबर 8 दूनी 16, ठीक है। अब घटाइए समीकरण को इससे, ठीक है। अब इस समीकरण घटाने पर क्या होता है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? उल्टा। ये घटाओ में जो होता है, जोड़ घटाओ में यहाँ पे जो होता है कि जो साइन उल्टा प्लस लगा तो उल्टा आ जाता है माइनस, माइनस लगा तो उल्टा आ जाता है प्लस। तो यहाँ माइनस है, प्लस है तो यहाँ जगह उल्टा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ जगह माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ जगह माइनस। अब जो 6x प्लस में या 6x माइनस में कट के 0 हो गया, विलुप्त कर दिए एगो चर राशि को। अब ये 3y माइनस प्लस में, यहाँ 4y माइनस में, तो 4y में से 3y जाएगा, एगो y वो भी माइनस में क्योंकि बड़ा वाला माइनस लगा है, बराबर 16 माइनस में 15 प्लस 16 में 15 का 1 माइनस लग जाएगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या है हमारा? 1। अब y का मान जो है किसी भी समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम रख सकते हैं। तो यहाँ y का मान जो है समीकरण 1 में ही रख देते हैं, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 है क्या, पहले इसको लिख लेते हैं हम, 2x प्लस y बराबर 5, ठीक है। तो y का मान रख देंगे 1 है, तो 2x प्लस y का मान 1 है बराबर 5। तो यहाँ से देखिए कि 2x बराबर 5, इस साइड प्लस में 1 कैसे हो जाएगा? माइनस में 1, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? 5 में 4, 2 1 गया 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4 बट्टे में 2, क्योंकि इस साइड 2 गुना में है x का, दूसरी जगह भागा में, तो 2 दूनी 4, तो x का मान कितना हो गया हमारा? 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2 आया हमारा, y बराबर 1 आया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी x का मान 2 और y का मान 1 आया था, ठीक है। अब इसी समीकरण को जो हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तब वही जाकर वही मान आएगा। अब देखिए वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने के लिए जो हमको 2 फॉर्मूला का याद रखना पड़ता है। x के लिए जो है, x का मान के लिए जो है फॉर्मूला होता है b1c2 माइनस b2c1 बट a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। फॉर्मूला पहले देख लीजिए, हम बताते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। ये हमारा x का वैल्यू निकालता है, ठीक है, और y का जो वैल्यू निकालता है इसका फॉर्मूला होता है c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1 बट a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं a1 a2 b2 ये सब क्या होता है। हम बताए थे कि ये जो होता है कि देखिए यहाँ पे 2 समीकरण है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 समीकरण है। तो यहाँ पे हम बताए थे कि ये इस रूप से होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पहला समीकरण का x नाम क्या होता है? वो होता है a1, क्या होता है? a1, ठीक है, यानी हम a2, ठीक है, b1 b2 सभी का मान लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, लिख लेते c1 c2। देखिए यहाँ पे जो है कि अचर पद बराबर के इस साइड होता है, बराबर के साइड, यहाँ पे तो बराबर के साइड है तो हम इस साइड करके मान लिख लेंगे, है कि नहीं। a1 कहाँ होता है? x का नाम, यहाँ क्या होता है? x का नाम a1 होता है, x का नाम क्या है? 2 है, 2, ठीक है। b1 क्या होता है? y गुना, तो y गुना b1, तो यहाँ पे क्या है? y गुना b1 1 है, क्या है? 1 है, तो b1 बराबर 1। और c1 देखिए अचर पद होता है, अचर पद बराबर के साइड है, प्लस से 5 बराबर से जाएगा -5, यहाँ क्या हो जाएगा? -5, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 में ये जो दूसरा समीकरण है, अब देखिए यहाँ पे a2 क्या है? x गुना में 3, b2 क्या है? y गुना में 2, और c2 क्या है? 8 है, बराबर के साइड है, उसको इस साइड लाएंगे बराबर के साइड, तो क्या हो जाएगा? -8। ये हमारा मान निकल गया है। अब हमको x का बराबर जो है फॉर्मूला हमको पता है, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला को हमको बैठा देना है, ठीक है। तो पहले क्या है? x बराबर b1c2, b1 इंटू c2, तो b1 का मान क्या है हमारा? 1 है, गुना c2 का मान क्या है हमारा? c2 का मान यहाँ है -8, ठीक है, यही हम लिख दिए। फिर क्या है? माइनस से माइनस लगा देंगे, ठीक है। b2 गुना c1, तो b2 का मान क्या है? 2 है, गुना c1 का मान क्या है हमारा? -5 है, ये हमारा हो गया। अब बट्टे में कर देंगे क्या? देखिए यहाँ पे क्या बट्टे में क्या a1 b2, तो a1 का मान क्या है? 2, गुना b2 का मान क्या है? 2, माइनस
A2 का मान क्या है हमारा 3 गुना B1 का मान क्या है 1 है कि नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए हम करते हैं यहाँ पे हल। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 1 गुना -8 क्या हो जाएगा -8 ही हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में 2 माइनस में 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूनी 10, ठीक है, बट्टे में 2 दूनी 4 माइनस में 3 गुना 1 3 बराबर। देखिए यहाँ पे हम बताते हैं कि ये माइनस में 8 है प्लस में 10 में से 8 क्या 2 बट्टे में 4 में से 3 क्या 1 और 1 2 में 1 से क्या जाएगा 2 तो x बराबर क्या निकल गया हमारा 2। अब देखिए इसी तरह से हम y का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे हम y का मान। तो y बराबर फॉर्मूला क्या है, y बराबर हमारा फॉर्मूला है कि C1A2 मतलब C1 का मान क्या है यहाँ देखिए C1 का मान है -5 और गुना A2 का मान क्या है यहाँ पे देखिए 3 फिर क्या है यहाँ पे माइनस C2 का मान क्या है माइनस में 8 है तो माइनस में 8 C2 का मान माइनस में 8 गुना A1 का मान क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। बस पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो है A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान यहाँ से समीकरण में से ही निकाल लेंगे और ये कहाँ से निकलेगा तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो है व्यापक रूप यहाँ पे लिख करके आपको नहीं होगा तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बट्टे में क्या है, बट्टे में A1 B2 माइनस A2 B1, यहाँ देखिए यहाँ भी A1 B2 माइनस A2 B1 सेम बट्टे में वही होता है, ठीक है, y के मान में भी और x के मान में भी, ठीक है, खाली ऊपर वाला बदलता है, ठीक है। अब देखिए बट्टे में यहाँ पे हम लिख देते हैं नहीं होता है तो कि क्या है A1 B2 तो A1 का मान क्या है 2 और गुना B2 का मान क्या है B2 किधर है इधर है, ठीक है 2 माइनस फिर क्या है A2 B1 A2 का मान क्या है यहाँ पे देखिए 3 अब B1 का मान क्या है 1 है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बराबर में 5 दिया 15 माइनस में 15 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 दूनी 16 बट्टे में क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में 3, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताते हैं कि y बराबर क्या आ जाएगा 15 16 में से 15 गया क्योंकि एक माइनस में है प्लस में है 16 माइनस में 15 16 से 15 गया 1 बट्टे में 4 में से 3 गया 1 तो y बराबर हमारा क्या हो गया 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः x बराबर क्या निकला था हमारा x बराबर निकला था हमारा अतः 1 सेकेंड x बराबर 2 y बराबर हमारा हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का मान 2 और y का मान क्या आया हमारा 1 आया है। तो दोस्तों हमने प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि तीनों विधि से जो है एक साथ हल करके दिखा दिया कि किस प्रकार से जो है हमको इस तीनों विधि से हल करना है और इस तीनों विधि से जो अलग अलग विधि से हल करने पर मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब हम कुछ और बताने के लिए बाकी है जो कि हम आगे बताते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रकृति। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके बुक में भी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रकृति। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है तुलना शर्त, ठीक है। फिर लिखा है ग्राफीय या आलेखीय निरूपण कैसा होगा, हल कितना होगा, युग्म कैसा होगा और समीकरण कैसा होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होता है। A1 जो होता है A1 A2 जो होता है ये होता है x गुना B1 B2 क्या होता है y गुना में C1 C2 क्या होता है वो होता है अचर पद। दो को समीकरण दिया होता है दोस्तों, दोनों समीकरण को अगर हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सभी का मान अलग में लिख लेंगे और तब जाके हम लोग चेक करते हैं अगर है तो वो समीकरण जो है प्रतिच्छेदी होता है। ग्राफीय उसका जो आलेखीय या ग्राफीय निरूपण जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। इस टाइप से हम यहाँ दिखाते हैं, इस टाइप से उसका जो ग्राफ होगा मान चलिए ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, तो कहीं भी जो खिंचाएगा इस तरह से जब प्रतिच्छेद करेगा मतलब किसी न किसी एक बिंदु पर जो है वो प्रतिच्छेद करेगा और मात्र एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 होगा तो मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा और मात्र एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। इसलिए इसका ग्राफीय आलेखीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा और हल जो है इसका क्या होगा, एक हल होगा। यानी कि अद्वितीय मतलब यही होता है कि कोई दूसरा नहीं, मात्र एक हल, इसलिए इसको अद्वितीय ऑप्शन में या तो अद्वितीय रह सकता है या तो एक हल रखता है, ठीक है। तो अद्वितीय हल या एक हल होगा इसका हल। युग्म क्या होगा कि दोनों समीकरण में जो ग्राफ है कहीं ना कहीं मिला है कि नहीं मिला है, मिला है मतलब संगत है। क्या है, संगत है। क्या इसका युग्म क्या हो जाएगा, संगत है, ठीक है। और समीकरण जो है अविरोधी है, कहीं अगर दोनों मिल रहा है आपस में तो विरोध थोड़ी नहीं कर रहा है,
विरोध नहीं करेगा इसका मतलब यह अविरोधी है। ठीक है, याद रखने के लिए बता रहे हैं कि ये जो समीकरण का जो ग्राफ होता है एक दूसरे का विरोध नहीं करता है, मतलब अविरोधी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि दूसरा तुलना शर्त है कि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। मतलब ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है ग्राफीय या आलेखीय निरूपण होगा वो समांतर होगा। किस टाइप से होगा देखिए हम बताते हैं। ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। अगर एक ग्राफ ऐसे गया तो दूसरा ग्राफ भी ऐसे जाएगा, मतलब कहीं पर भी मिलेगा नहीं। दूसरे दोनों समीकरण का जो ग्राफ होगा वो समांतर जाएगा, समांतर। जिस दिशा में पहला ग्राफ जाएगा उसी दिशा में दूसरा ग्राफ जाएगा। ठीक है, कहीं पे वो मिलेगा ही नहीं, तो ग्राफीय आलेखीय निरूपण कैसे जाएगा, समांतर हो जाएगा। और जब कहीं पे मिलेगा ही नहीं तो हल कहाँ से एक्स और वाई का मान निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि एक्स और वाई का मान कोई हल नहीं गया, इसलिए इसका जो हल होगा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और जब दोनों मिल ही नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे समान मिलेगा नहीं, कहीं पे प्रतिशत निकलेगा, तो इसका जो युग्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है, और दोनों समीकरण इसलिए नहीं मिला क्योंकि विरोध कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका जो समीकरण का जो प्रकृति होगा वो क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरोधी। ये ऑब्जेक्टिव पूछाता है कि बताइए यदि तुलना शर्त देगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं है तो इसका जो समीकरण होगा कैसा होगा, विरोधी होगा, अविरोधी होगा या आश्रित होगा। तो हम लोग ऑप्शन में मानेंगे कि विरोधी होगा। ठीक है, अब तीसरा तुलना शर्त है कि तीनों का तीनों बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो होगा समपाती। क्या होगा, समपाती। यानी कि इस तरह से देखिएगा बताते हैं कि जिस पर पहला ग्राफ जाएगा उसी पर फिर दूसरा ग्राफ भी उसी पर खिंचाएगा, उसी पर, मतलब संपाती हो जाएगा। जगह संपाती हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका संपाती। ठीक है, और जब हर एक जगह मिला हुआ, यहाँ भी मिला हुआ एक्स का दोनों समीकरण ग्राफ, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो इसका ढेर सारा हल हो जाएगा। एक्स और वाई का मान पहला समीकरण ग्राफ ऐसा ही जाएगा, फिर उसी पे दूसरा ग्राफ भी जाएगा, तो हर एक जगह तो मिला ही हुआ है दोनों ग्राफ, तो यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। कितना हल हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल जो है अपरिमित। और जब दोनों मिला हुआ है, एक दूसरे से मिला हुआ है, तो इसका जो युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और समीकरण का प्रकृति कैसा हो जाएगा, आश्रित। दोनों एक दूसरे पर आश्रित होता है इस टाइप। ठीक है, तो ये दोनों आश्रित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा था इसलिए हमने ये भी बता दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है पूरा परिचय, फुल कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आया होगा। और हमने कोशिश किया है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। अगर आप पूरा ये वीडियो देखे हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से पूरा चैप्टर बना लेंगे और बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप बना लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी समझ सके, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।